So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We will continue with this amendments and we will try to close this amendment class today itself. Okay, the first chapter of SBIL, the first subject we were going to do today is SBIL, okay? SBIL, and there are two subjects left, SBIL plus CMSL, okay? These two subjects. First we will do SBIL. I hope that all of you got the notes for the amendments. If yes, then comment yes sir, I have got the notes. बच्चे बहुत कम कमेंट कर रहे हैं आजकल. I can understand bro. मन नहीं करता होगा, है ना? चलो स्टार्ट करें हम लोग. लेसन 2 कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज. इसमें ना एक अमेंडमेंट आया है, वो है चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी. ठीक है, स्मॉल कंपनी का नया लिमिट है. जो पहले हमारा स्मॉल कंपनी था उसका लिमिट अलग था. अब जो है पेड अप कैपिटल 10 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ हो चुका है. ठीक है, ओके. ये हम लोगों ने वैसे भी कंपनी लॉ में देख रखा है. अंडरस्टूड. उसके बाद ओके, यहाँ पे ना नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्ड अपडेट दिया गया है. आई टेल यू व्हाट द डिटेल अपडेट्स आर. कि जब भी हम लोग नेम रिजर्वेशन करते हैं तो नेम रिजर्वेशन बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अपने को देखना पड़ता है कि जो हम लोग नेम रखने जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, या फिर टू नियरली रिजेंबल है कि नहीं, है ना. ये सारा चीज़ जो अपने को माइंड में रखना होता है. ये सब कुछ करने के बाद भी अपने को हमारा नेम जो है वो रिजेंबल हो ही जाता है. ऐसे तैसे हो ही जाता है नेम रिजेंबल. ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या. तो इसी कारणवश डिटेल्ड एडवाइजरी बुकलेट जो है वो इशू किया गया है. इसको देखते हुए आपको नेम रिजर्वेशन जो है वो करना होगा. अंडरस्टूड. तो ये कुछ डिटेल है जो आपको याद रखना है. जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद रखना, मैं आपको बता दूंगा. डिस्टिंक्टिव नेम रिक्वायरमेंट होता है, ये तो सभी को पता है ना. ये हम लोगों ने देख रखा है नेम रिजर्वेशन में. जो नेम हम जो टू नियरली रिजेंबल्ड वाला नेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. वेटिंग पीरियड. अब तुमको एक चीज़ मैं समझाता हूँ. वेटिंग पीरियड है फॉर रीयूज नेम. ठीक है, वेटिंग पीरियड यहाँ पे लिख दो. या वेटिंग पीरियड मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिख दो फॉर 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 रीयूज्ड नेम. रीयूज नेम का मतलब ये होता है कि पहले एक कंपनी था या फिर कोई एलएलपी था. अब ये कंपनी एलएलपी जो है बंद हो चुका है. ठीक है, या तो डिसॉल्व हो चुका है, डिसॉल्व कह लो, लिक्विडेट कह लो. ठीक है, समझ में आ रहा है. या तो स्ट्रक ऑफ हो चुका है, स्ट्रक ऑफ हो चुका है. अंडरस्टूड. तो ये दोनों जो है ये कंपनी के लिए भी हो सकता है, ये जो है ये कंपनी के लिए भी हो सकता है, एलएलपी के लिए भी हो सकता है ना. एलएलपी भी डिसॉल्व लिक्विडेट हो सकता है या स्ट्रक ऑफ हो सकता है कि नहीं. अब इसमें टाइम लिमिट है कि जो पहले कोई कंपनी था, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी था जिसका नाम था एवॉन. ठीक है, अब पकड़ लो ये कंपनी जो है या तो डिसॉल्व हो चुका है या तो लिक्विडेट हो चुका है. ठीक, तो आपको वेट करना है 2 साल, 2 ईयर वेट करना है इस वाले नाम को रीयूज करने के लिए. आप नया कंपनी खोलना चाहते हो एंड वहाँ पे आप ये नाम यूज़ करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. किसी ने रोका नहीं है आपको, कर लो, नाम यूज़ कर लो. लेकिन 2 साल वेट कर लो. उसके बाद कब से ये 2 साल स्टार्ट होगा, जब से इसका लिक्विडेशन या फिर डिसॉल्यूशन हुआ है तब से. अगर ये एलएलपी है ना तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. अगर एलएलपी है तो अगर इसका स्ट्रक ऑफ हुआ है या फिर लिक्विडेट हुआ है तो आपको वेट करना है 5 ईयर तक सेम नेम यूज़ करने के लिए. क्या ये समझ में आ रहा है. अब पकड़ लो कंपनी स्ट्रक ऑफ हो चुका है. स्ट्रक ऑफ क्या हो चुका है, स्ट्रक ऑफ हो चुका है. स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द नेम ऑफ द रजिस्टर. तो आपको वेट करना है 20 साल, 20 ईयर वेट करना है इसी नाम को रीयूज करने के लिए. ठीक है, जब स्ट्रक ऑफ हो चुका है वहां से 20 साल हम लोग. और अगर आपका एलएलपी है तो आपको वेट करना है
फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसका भी 5 ईयर ही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विडेशन, यहाँ पे 5 ईयर है, 5 ईयर, ठीक है। तो एलएलपी का जो है वो 5 ईयर रहेगा, चाहे वो लिक्विडेट हो रहा हो या फिर स्टक ऑफ हो रहा हो, एलएलपी का 5 ईयर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी है तो अगर लिक्विडेट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है तो 2 साल, स्टक ऑफ हो रहा है तो 20 साल। याद रख लेना इस चीज़ को। एक अलग से यहाँ पे बताया कि अगर आपका एलएलपी जो है वो फॉरेन एलएलपी है, फॉरेन कंपनी एलएलपी के लिए एक अलग से सेपरेट रूल है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसका नेम रिजर्वेशन जो करता है ना फॉरेन कंपनी, फॉरेन सॉरी एलएलपी नेम रिजर्वेशन करता है, तो नेम रिजर्वेशन जो है उसके लिए वैलिड रहता है फॉर 3 ईयर, 3 साल तक। एक बार उसने नेम रिजर्व कर लिया, 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब इसको हर 3 साल तुमको रिन्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीन्यू करना पड़ेगा। ये है रूल फॉर द फॉरेन एलएलपी। ये अलग से सेपरेट रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी ये तुमको घर में रीड करना है, इसमें है नहीं कुछ। प्रोहिबिटेड नेम्स जो है, जैसे कि वेल नोन नेम्स जो होते हैं ना, वेल नोन नेम्स, एब्रीवेशंस, फॉर एग्जांपल एनएचडीसी, ब्रिक्स, ये सारे एब्रीवेशंस है जो हम लोग नॉर्मली सोचते कि यार यही एब्रीवेशन से नाम रखेंगे हमारे कंपनी का। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ ना मेरे कंपनी का नाम रखूँ BRICS, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, ये सारे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग रखेंगे B फॉर बिट्टू, R फॉर रीमा, I फॉर इंडियाना, C फॉर चुन्नू, S फॉर शुन्नू, ठीक है। ऐसे करके नाम रख के एक कंपनी का नाम बना लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहलाएंगे ब्रिक्स। तो नेम रिजर्वेशन में ये भी मना है, ठीक है। तो आप वेल नोन एब्रीवेशंस को भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको बहुत अच्छे से समझना है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए बताया गया है दोस्तों कि अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है, वर्ड्स यूज करने होंगे आपके नाम पे, जैसे फाउंडेशन, फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, सेंटर, संस्था, फिर चैप्टर, प्रतिष्ठान, मंडल, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर सेक्शन 8 वाला कंपनी है तो अपनी कंपनी के नाम में ये सारे वर्ड्स यूज करो। मस्ट इंक्लूड सच काइंड ऑफ वर्ड्स। क्या ये समझ में? इससे क्या होता है, इससे दूर से पता लग जाता है कि तेरा एन सेक्शन 8 कंपनी है या फिर नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। ओके, नेम सिमिलैरिटी वो सारे तुमको पता है, हम लोगों ने देख रखा है। यहाँ पे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेम नहीं होना चाहिए, इस बात को तुमको ध्यान रखे, ठीक है। मेयर प्लूरल सिंगुलर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग नेम्स, डिफरेंट टेंस ओनली, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए इंग्लिश नेम का। ऑफेंसिव टू एनी सेक्शन ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इंडिया, ऐसा नहीं, ये सारे नहीं होना चाहिए नेम्स। फॉर समझ में आ रहा है ना? ये सारे नेम्स यूज मत करो। ये तो इजी है। बाकी है फैक्टर्स रिलेवेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये सारे फैक्टर्स रिलेवेंट है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। डिटेल्ड आपको देने होंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के, ठीक है। ओके 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 ओके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जब तुम सेक्शन 8 कंपनी करोगे ना तब वहाँ पे ये नॉर्मल रूल में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रूल्स में आ जाएगा ये। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन एलएलपी क्या चाहिए, डिन, डिपिन, तो ये अपने को पता है, वैसे हम लोगों ने देख रखा है। लेकिन यहाँ पे चेंज ये है कि फॉर्म 9 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर विद वैलिड डिपिन, अदरवाइज फिजिकल एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड। फॉर्म 9 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर विथ वैलिड डिपिन, फॉर्म 9 तुमको फिल करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेक श्योर योर पेपर वर्क जो जैसे कि फॉर्म 9 है ये सारे सब कुछ सही हो। ये इजी चीज़ है, फैक्टर्स रिलेवेंट फॉर, ये कुछ नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट
स्टार्टअप के डेफिनेशन में चेंजेस आ चुका है, देखो फटाफट, बहुत भारी चेंज आ चुका है। स्पेशली जैसे अपने को पता है कि यार ये टेक कंपनीज जो है ना, दे आर डूइंग रियली ग्रेट, ठीक है। स्पेस कंपनीज जो है दे आर डूइंग रियली ग्रेट। तो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो हमारे डिफेंस के कंपनीज है ना, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वो लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है जिसको कहा जाता है डीप टेक। स्टार्टअप कितने साल के लिए रिकॉग्नाइज रहता है? 10 साल सर, 10 साल के लिए। अब जो डीप टेक वाले कंपनीज है ना, डीप टेक वाले कंपनीज है उसमें 20 साल, ठीक है। बाकी नॉर्मल तो स्टैंडर्ड 10 साल है, लेकिन डीप टेक वाली कंपनीज को 20 साल तक स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, क्योंकि यार उनका डीप टेक, उनको डेवलपमेंट करते करते ही 5 6 साल 7 साल 8 साल निकल जाता है, उनको चांस ही नहीं मिलता ज़्यादा, है ना। इसलिए डीप टेक वाले कंपनीज को 20 ईयर्स, ठीक। अच्छा, टर्नओवर लिमिट एक्सटेंड हो चुका है। जो पहले हम लोग पढ़ते थे 100 करोड़, अब वो 200 करोड़ हो चुका है। एंड तुम्हारा जो डीप टेक वाले कंपनीज है उसके लिए 300 करोड़। 200 फॉर नॉर्मल कंपनीज, डीप टेक वाले कंपनीज के लिए 300 करोड़, याद रखना, ठीक है। ओके, अब सुनो, एलिजिबल एंटिटीज कौन थे स्टार्टअप में? प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी थे। अब नए गाइडलाइंस में है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारे सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी आ चुका है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तुमको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ओके, डीप टेक कैटेगरी जो है न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके लिए ना मैंने एक चीज करना है तुमको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है, अमेंडमेंट में ज्यादा कुछ डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन इसका एक डिटेल पीडीएफ में बना दूंगा, ठीक है। पीडीएफ छोटा सा 1 2 पेज का पीडीएफ रहेगा, लेकिन पूरा इन डिटेल रहेगा। इसमें तेरे को समझ में आ जाएगा डीप टेक क्या है। डीप टेक वैसे क्या है वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है, ये देखो डीप टेक क्या है ये यहाँ पर भी मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन उसमें और इजीली तुमको समझ में आ जाएगा स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट आए, क्योंकि स्टार्टअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नो दिस राइट। इससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट आया उसको सेपरेट फाइल में बना के तुमको दे दूंगा, उससे तुम रीड कर लेना, वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप देखो, एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया एज प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी स्टार्टअप के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टर्नओवर 200 करोड़ हो चुका है, और डीप टेक के लिए अलग है, तुमको याद रखना है 20 years एंड 300 crores। Obviously, working towards innovation, development, improvement of products, process, services or scalable business model with high potential of employment generation or wealth creation, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूजन, एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, ये तो पहले से ही था, स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप, ठीक है। अगर पहले से कोई बिजनेस था उसको तुमने तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया, अब नया एंटिटी तुम उसको, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ के तुम नया एंटिटी बना रहे हो, उसको स्टार्टअप कहला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। डीप टेक का मतलब वो है जहां पे तुमको वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, ठीक है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है, येट टू बी डेवलप्ड और इन प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जैसे कि मिसाइल्स वगैरह फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर तुम्हारा हमारे जेट के इंजन्स वगैरह जो अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, ओके, सम आर क्रिटिकली डन, एंड बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में वी विल बी एडवांसिंग टूवर्ड्स दैट। ऑल्सो एट द सेम टाइम जैसे रॉकेट्स एंड स्पेस आइटम्स वगैरह, सैटेलाइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारे जो है ना इन प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेस में है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? डीप टेक, ठीक है। ओके, हाई परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आर एंड डी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एआई इनोवेशंस को भी ले सकते हो तुम यहाँ पे। हाई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट लगता है। लार्ज टेक्निकल साइंटिफिक अनसर्टनिटी होता है कि इस मतलब ये सक्सेसफुल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर तुम करते हो। साइंटिफिक अनसर्टनिटी। एज लिमिट है 20 years, टर्नओवर है 300 करोड़, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सेम ही है डीपीआईआईटी में, पोर्टल में जाके तुमको करना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, राइट अप, ये तो तुमको स्टार्टअप के चैप्टर में जब तुम पढ़ोगे वहां से कर लेना, ये सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप, ये नया है। जब तुमको इन्वेस्टमेंट मिलता है, तुम स्टार्टअप हो और तुमको पता है स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट भर भर के मिलता है,
प्रोवाइडेड इनोवेटिव आइडिया है तुम्हारा। तो इसके फाउंडर्स क्या करते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदने निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार खरीद लिए रॉल्स रॉयस, फिर खरीद लिए तुम्हारा आ, ये बैटमैन वाला कार है। ठीक है, तो ऐसे मतलब लग्जरी आइटम्स खरीदने लग गए। तो इफ़ यू आर बाइंग ऑल दिस लग्जरी आइटम्स एंड ऑल, दोस्तों ये तुम किस बात का स्टार्टअप चला रहे हो, है ना। तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, फंड है, वो फ्रीज कर देंगे और तुमको हम लग्जरी आइटम खरीदने नहीं देंगे। कब तक, जब तक तुम स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड हो तब तक। जैसे तुम्हारा स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने इन्वेस्टर के पैसे से क्या करना है, तुम अब एक लैंड खरीद लो, एक तुम कंट्री खरीद लो, एक आइलैंड खरीद लो, ठीक है, एप्स्टन आइलैंड खरीद लो, क्या करना है तुम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टअप वाला टैग लगाकर इन्वेस्टर से पैसा उठाकर लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदना दोस्तों। कैनॉट इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल हाउस, लैंड, लोन एंड एडवांसेस, capital contribution to other entities, investment in shares and securities, motor vehicles, aircraft, yachts। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये तुम लोग खरीद नहीं सकते। अंडरस्टूड। तो पैसे को काम पे लगाओ। ये सारे जमीन खरीद के रख दिए, बिल्डिंग खरीद के रख दिए, हाँ, अगर तुम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दे देना, ठीक है। देखो, इन्वेस्ट कर सकते हो रेसिडेंशियल हाउस, लैंड पे, अनलेस यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तुम, तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ज्वेलरी, लग्जरी एसेट्स, एनी अदर स्पेकुलेटिव, गॉट इट ब्रो, याद रख लेना। ये है ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन पीरियड। मैंने जो तुमको यहाँ पे 10 साल वाला एग्जाम्पल समझाया था, ये डीप टेक वाले कंपनीज के ऊपर भी लागू होता है। उनका तो टाइम लिमिट है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक ऐसा कुछ नहीं करना, उसके बाद तुम स्पेसशिप खरीद के चले जाओ मार्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, ओके। फिर आता है हमारा फिनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बता दो फटाफट, फिनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ओके, देखो पहले क्या था, अब क्या है। पहले एनओएफ, ठीक है, नेट ओन फंड। नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट कितना होता था, इफ यू आर वांटिंग टू बिल्ड अ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देने तुमको दोस्तों, एनबीएफसी तुमको खोलना है, तुम्हारा नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, 10 ₹10 crore फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। एग्जिस्टिंग एनबीएफसी शेल अंटिल मार्च 30 2027 टू अटेन 10 crore। इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 करोड़ का मार्क है ना, इसको रीच करने के लिए नेट ओन फंड तुम्हारा 10 करोड़ रखने के लिए तुमको डेडलाइन दे दिया है 31 मार्च 2027 तक। तुम्हारा नेटवर्थ हो जाना चाहिए, नेट ओन फंड हो जाना चाहिए 10 करोड़ तक, वरना दिक्कत है बेटा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो। एनओएफ, नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज। ये स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के एनबीएफसीज होते हैं, जिस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, एसपीडी नॉन कोर, एनबीएफसी डबल ए, एनबीएफसी पी टू पी। अच्छा, ये सारे जो है ना, इनके सारे मिनिमम एनओएफ जो है अलग अलग रहेंगे, जो तुमको रट्टा लगाना है और याद करना है, मेमोराइज, मेमोराइज कर सकते हो। अंडरस्टूड, मेमोराइज कर लेना इसको। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज क्या 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 रहेगा, देख लो फटाफट। आईसीसी, आईसीसी क्या बताओ, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी ये क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है लोन के ऊपर, लोन के ऊपर, एसेट फाइनेंस के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर, फाइनेंस के, एसेट फाइनेंस के ऊपर, एंड लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? टाइप्स है, ये समरी है, सिर्फ ये रीड करने लायक चीज है, इसको रीड कर लेना, तुमने पहले भी पढ़ रखा है तुम्हारे उसमें, तो एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको भी रीड करना है, पहले जैसे थे वैसे ही है। कैटेगराइजेशन को याद रख लियो। अच्छा,
अब आते हैं हम लोग वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के ऊपर। जब हम लोग पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कहते थे तो पहले उसका डेफिनेशन लिमिटेड था। अब उसके डेफिनेशन में फूड ट्रक भी आ चुका है, टेम्पोररी स्टॉल होल्डर भी आ चुका है। ये जो हमारे इटिनरेंट वेंडर्स है ना, ये वो वेंडर्स है जो एक जगह पे स्टॉल लगा के सारा दिन काम नहीं करते, वो दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरे कज़न है, स्टार्टअप वाला आइडिया लगा रही है, ठीक है, बैंगलोर में रहती है, आईटी सेक्टर में काम करती है। अब वो सोचती है कि यार ऐसा गाड़ी खरीदेंगे फूड ट्रक, एंड देन शी विल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस घूमे। जस्ट लास्ट मंथ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्लान कि कैसा क्या कैपिटल लगेगा, कितने लेबर्स लगेंगे, हाउ टू डू इट, हाउ टू टारगेट द प्लेसेस एंड ऑल दैट। मज़ा आ जाएगा यार। तो अगर अगर खोल लूँ ना मैं, मतलब उनको वो अगर खोल खोल ले तो सपोर्ट करने के लिए बेटा मैं लोकेशन दे दूंगा, जाके कुछ ना कुछ खरीद लेना, ठीक है। चलो, फूड ट्रक आ चुका है। उसके बाद इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन, पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन अभी इंस्टेंटली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग फास्ट। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंसेस, स्पेसिफिक वैलिडिटी पीरियड है, वैलिडिटी एंड सबसिस्टिंग अनलेस सस्पेंडेड, कैंसल्ड और सरेंडेड। तो तुम्हारा जो लाइसेंस पहले तुमको मिलता था ना, ये कहा गया वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, ये पहले टाइम टू टाइम एक्सपायर हो जाता था, लेकिन अब जो है ना, पहले स्पेसिफिक वैलिडिटी पीरियड था, लेकिन अब जो है ना, ये हमेशा वैलिड रहेगा, सबसिस्टिंग रहेगा, अनलेस तुम्हारा सस्पेंशन हुआ हो, कैंसिल किया गया हो तुम्हारा वैलिडिटी लाइसेंस, या फिर सरेंडर कर दिया तुमने अपने लाइसेंस को, तब तक ये चलेगा, ठीक है। डीम्ड सस्पेंशन पहले स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन अभी फेलियर टू पे एनुअल फी और सबमिट रिटर्न तो आपका डीम सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो एनुअल फी तो तुमको पे करना होगा, एंड रिटर्न तुमको भरना होगा। अगर तुम भर रहे हो तो ठीक है, नहीं भर रहे हो तो डीम्ड सस्पेंशन हो जाएगा तुम्हारा। क्लोजर ऑफ बिजनेस पहले स्पेसिफाइड नहीं था, इन्फॉर्म विद इन 30 डेज एंड सरेंडर सर्टिफिकेट, नो रिफंड। अगर तुम बिजनेस बंद कर रहे हो तो फटाफट इन्फॉर्म करो, 30 दिन के अंदर अंदर, बिजनेस बंद होने के 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर लेना। और ये मत सोचना कि जो भी हमने खर्चा लगाया था रजिस्ट्रेशन वगैरह में पूरा रिफंड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये तो रूल्स है जो लेबर तुम्हारे इसमें लेबर लेजिस्लेशन में आया ना, जो अब तुमको वैसे भी एसबीआई के सिलेबस में देखने को मिलेगा। कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी रूल्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्क पढ़ रहे हो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर ही तो रहे इसको, ये तो चैप्टर कंप्लीट किया कुछ दिन पहले। तो ये नए सेंट्रल रूल्स जो है वो नोटिफाई हुआ था मई 8 2026 को, नोटिफाई हो चुका है, तो ये अपने को पढ़ना है। तो हम लोग ने पढ़ लिए सर, और कुछ बचा है तो वो हम लोग कर लेंगे, कि टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब आ जाता है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के ऊपर। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कारा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा चेंज हुआ है, देख लो फटाफट। देखो, ये तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, तुमको समझा देता हूं मैं। पहले होता ये था, पहले का रूल क्या था मैं तुमको बता देता हूँ, कि हम लोग जब सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट पढ़ते हैं ना, अच्छे से देखना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स है ये। देखो, पहले अपने को पता था कि एवरी लिस्टेड कंपनी जनरली मेंटेन करना पड़ेगा उनको 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। मतलब अपने कंपनी का 25% शेयर्स पब्लिक को देना ही होगा। क्या ये समझ में, 25% पब्लिक के पास रहना ही होगा, अंडरस्टूड। अब 2026 अमेंडमेंट के बाद अब जो चेंज हुआ है, आफ्टर 2026 के बाद जो चेंज हुआ है, चेंज वो ये हुआ है कि बहुत सिंपल चेंज हुआ है। देखो, चेंज ये हुआ है कि जितना तुम्हारा कंपनी बिग होगा ना, जितना तुम्हारा कंपनी बिग होगा, तुमको इनिशियली इनिशियली तुमको पब्लिक को ऑफर करने का जो तुम्हारा बर्डन रहेगा वो कम रहेगा इनिशियली, ठीक है। पब्लिक पब्लिक शेयर होल्डिंग बर्डन लेस लिख देता हूं मैं, ठीक है। इनिशियली का मतलब क्या होता है, इनिशियली पहले पहले स्टार्टिंग में तुमको सीधा सीधा 25% पब्लिक से करवाने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम लिमिट दे दी है, बोले कि 3 साल, 3 साल के अंदर अंदर करवा लेना। 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारा जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होगा ना,
वो 25% रीच करना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब ये अलग अलग है फॉर अलग अलग एरियाज, तुमको दिखाता हूँ मैं। देखो ये टॉपिक मैं समझाऊंगा, उसके बाद शायद हम लोग इस क्लास को नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स है ना, एक साथ करवा दो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो फटाफट, ये तुमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारा पोस्ट इशू कैपिटल एक 1600 करोड़ से कम है या फिर इक्विवेलेंट है, कम है या फिर इक्विवेलेंट है, तो तुमको एटलीस्ट 25% इमीडिएटली तुम्हारा जो पब्लिक ऑफर का रिक्वायरमेंट है ना, इनिशियली ठीक है, इनिशियली 25% तेरे को लेना होगा। ये इमीडिएट रहेगा। ये क्या इमीडिएट रहेगा मतलब पूरा का पूरा 25%। अब तेरे को पता ही है 25% का तुमको इमीडिएटली पब्लिक का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, ये तो पहले से था रूल, ठीक है। अब रूल में चेंजेस क्या है कि 25% अचीव करोगे ना, धीरे धीरे करो। जितना बड़ा कंपनी है वो धीरे धीरे करेगा, छोटा कंपनी है 1600 करोड़ या फिर उससे कम है तो 25% तेरे को इमीडिएटली करना है, क्योंकि छोटा कंपनी। अगर बड़ा कंपनी है 1600 करोड़, 1600 करोड़ या फिर 4000 करोड़ के बीच में तेरा पोस्ट इशू कैपिटल निकला, ठीक है, तो तू इनिशियली अभी प्रेजेंटली 400 करोड़ का वैल्यू का तू पब्लिक शेयर होल्डिंग रख और 25% तू अचीव कर अगले 3 साल में, ठीक है। वैसे तो तेरे को 25% अचीव करना ही होगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, पकड़ लो। 4000 करोड़ है ना, तो 4000 करोड़ पूरा का पूरा 4000 करोड़ रुपए उड़ गया तुम्हारा। पोस्ट पोस्ट इशू कैपिटल तुम्हारा 4000 करोड़ उड़ गया। तो जैसे ही उठा, ठीक है, पोस्ट इशू के बाद तेरे को इनिशियली 400 करोड़ ही पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास होना चाहिए, ठीक है। वैसे कितना होना चाहिए था इस 4000 करोड़ का? 25%। पहले का रूल था कि इमीडिएटली करो, इमीडिएटली करो। पहले ऐसा रूल था कि इमीडिएटली करो। 25% कितना होता है? 25% होता है 1000 करोड़। किस चीज का? 4000 का 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास। पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए तुम्हारा 1000 करोड़ रुपीस का, ठीक है। इस 4000 में से 1000 करोड़ तुम्हारा पब्लिक, ये 25% है ना। क्या तुमको अभी क्या तुमको पूरा का पूरा 1000 रुपये पब्लिक से लेकर उठाने के लिए बोल रहा है तुम्हारा लॉ? नहीं, कह रहा है कि इनिशियली तुम 400 ही उठाओ पब्लिक से, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इनिशियली पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए 400 करोड़, ठीक है। उसके बाद 3 साल लगा के आराम से 3 साल ले लो, आराम से 3 साल ले लो, आराम से 3 साल लेने के बाद तुम 25% उठाओ। 25% कितना होगा? 4000 करोड़ का 25% 1000 करोड़ होगा। इतना तेरा पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल जब टाइम लिमिट आ जाएगा ना, ये होना चाहिए 1000 करोड़। क्या है समझ में आ रहा है? इसी का सेम टू सेम यही पर, हाँ यहाँ पर यही है। अब देखो अलग अलग है तो तुमको याद रखना है, 4000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का अगर तुम्हारा पब्लिक शेयर कैपिटल पोस्ट इशू कैपिटल उठा तो हायर ऑफ, अब इनिशियली कितना तुम्हारा पब्लिक से उठाना चाहिए? या तो 1000 करोड़ या तो 8%, ठीक है। 50,000 करोड़ नहीं, ये तो हम लोग नीचे चले गए ना, ये 10%, ठीक है। तो 4000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ तक, ठीक है, इनके बीच में अगर तुम्हारा पोस्ट इशू कैपिटल है तो इसका इनिशियली 10% उठाओ अभी फिलहाल पब्लिक से, लेकिन बाद में 25% तुमको पूरा उठाना है, 3 साल लगा के उठाओ, ठीक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है उनका होना चाहिए वो। क्या ये समझ में आ रहा है? ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए तुम्हारे पूरे शेयर होल्डिंग का, 25% पब्लिक से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 50,000 में 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ अगर है तो 1000 करोड़ इनिशियली या फिर 8% जो भी हायर होगा, एंड 5,000 25% कब तक तुमको रीच करना है? 5 साल के अंदर अंदर, ठीक। 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ का अगर है तो 6,250 करोड़ या फिर 2.75% तुमको इनिशियली लेकर आना है और 25% तुमको उठाना है। अब 25% में चेंजेस है। 25% में क्या चेंजेस है मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे टाइम लिमिट पे 2 टाइम लिमिट है, एक है 5 साल, एक है 10 साल। देखो 15% तक तुम 5 साल में उठाओ,
ठीक है। और उसके बाद जो पूरा तुम्हारा 25% उठाओगे वो 10 साल ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? बताना भाई। 15% तुम जाओ रीच करो, 15% तुम रीच करो 5 साल में, ठीक है। एंड 25% रीच करो तुम 10 साल में, ठीक है। अगर तुमने ऑलरेडी 15% तुमने पोस्ट इशू कैपिटल के बाद, पोस्ट इशू कैपिटल तुम्हारा चेक किया, तुमने देखा ऑलरेडी 15% तो है ही पब्लिक के पास, तो बाकी जो 25% तुम रीच करना है तुम अगले 5 साल में करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? इजी इजी पीजी। उसके बाद अगर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो हायर ऑफ 15,000 करोड़ या फिर 1%, सेम एज अबव रहेगा, ये वाला रूल रहेगा, ठीक है। और अगर एनी है तो मिनिमम तुम्हारा 2.5% तुमको इनिशियली लेना है, 25% एज पर रेस्पेक्टिव स्लैब तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक। ओके, तो यही यहाँ पे बताया गया है, बस आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ से हम लोग ना और एक क्लास लेंगे, वन मोर क्लास, 3 क्लास में अमेंडमेंट को नक्की कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी दिन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। नोट तुमको मिल चुका है, ग्रुप में चेक कर लो, ठीक है। ग्रुप के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है।